There is no God. God is the greatest lie invented by man. कहानियां, कल्ट और कंट्रोवर्सीज, ये है ओशो रजनीश का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ओशो के चाहने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं। कुछ को ओशो की कहानियां अच्छी लगती हैं, कुछ को ओशो के खुले विचार, तो वहीं कुछ को ओशो का विरोध करने का तरीका। ओशो की शिक्षाएं सामान्य नहीं है। ये एस्टेब्लिश्ड बिलीफ से हटकर प्लेजर, लग्जरी और सभी तरह के मटेरियल कंफर्ट्स को पाने की बात करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम ओशो के जीवन और शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे और उनके अनकन्वेंशनल फिलॉसफी से लेकर उनकी कंट्रोवर्सीज तक हम उनके फैक्ट्स को उजागर करेंगे, जो ओशो को सबसे चर्चित और अक्सर गलत समझी जाने वाली शख्सियतों में एक बनाती है। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ओशो 20वीं सेंचुरी के ऐसे बाबा थे जिन्हें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल माना जाता है। ओशो कई कारणों से कंट्रोवर्शियल रहे। वो महंगी लाइफस्टाइल जीने, हाई प्रोफाइल रोल्स रॉयस कारों में यात्रा करने, लीक से हटकर बोलने, सोशल इंस्टीट्यूशन की वैलिडिटी पर सवाल उठाने और फिजिकल प्लेजर को फिर से एक्सप्लेन करने की वजह से विवादों में आए। जब उन्होंने अमेरिका के ओरेगन में रजनीशपुरम नाम से एक पूरा शहर बसाया तो इससे और भी अधिक समस्याएं पैदा हुई। उन पर जमीन हड़पने के आरोप लगने लगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ओशो की कंट्रोवर्शियल कहानी जानने से पहले आइए ब्रीफली उनकी जीवन यात्रा को देख लेते हैं। ओशो लाइफ स्केच। ओशो रजनीश का जन्म 11 दिसंबर 1931 को कुचवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका असली नाम चंद्रमोहन जैन था। उनके माता पिता की कुल 11 संतानें थी, उनमें वो सबसे बड़े थे। ओशो बचपन में अपने नाना नानी के साथ रहते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि ओशो ने कहा था वो अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल कर पाए वो अपने नाना नानी के घर में मिली आजादी के कारण ही उसे हासिल कर पाए हैं। अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में ओशो बहुत तर्क वितर्क करने वाले व्यक्ति थे। 1951 में 19 साल की उम्र में ही ओशो ने जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज में अपनी पढ़ाई शुरू की। उसके बाद उनका ट्रांसफर जबलपुर में ही डीएन जैन कॉलेज में हो गया। यहाँ से उन्होंने 1955 में ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद 1957 में उन्हें सागर यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में एमए की डिग्री मिली। मास्टर्स करने के बाद उन्हें रायपुर संस्कृत कॉलेज में टीचर के रूप में जॉब मिली। फिर 1958 में जबलपुर यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर के रूप में उन्होंने फिलॉसफी पढ़ाई। यूनिवर्सिटी में काम करने के साथ साथ ओशो सोशलिज्म, गांधी और रिलीजन्स की आलोचना पर लेक्चर देते थे। ओशोज इम्पैक्ट ऑन फॉलोअर्स। भगवान श्री रजनीश, ओशो के फॉलोअर उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। एक बड़े स्पिरिचुअल लीडर के रूप में ओशो ने भारत की तुलना में विदेशों में ज्यादा करिश्मा दिखाया। ओशो के विचारों, उनकी शिक्षाओं और कहानियों का उनके फॉलोअर्स पर गहरा प्रभाव पड़ा। जिंदगी से परेशान हो चुके लोग उनकी असामान्य बातों से कनेक्ट कर पाते थे। दोस्तों, ओशो ने अपनी शिक्षाओं में इंडिविजुअल फ्रीडम और स्पिरिचुअल पावर गेन करने पर जोर दिया। साथ ही उन सोशल वैल्यूज को छोड़ने के लिए कहा जो लोगों के इंडिविजुअल प्रोग्रेस को रोकती हो। ओशो पर अक्सर एक आरोप लगाया जाता है कि वो अमीरों के गुरु थे, इसलिए भारत सहित दुनिया भर से ओशो के आश्रम में वही लोग पहुंचे जिनके पास पैसा था। ओशो ने राजनीति, धर्म, मनोविज्ञान, इतिहास और ब्रह्मांडीय ऊर्जा सहित बहुत सारे विषयों पर अपनी बात रखी। लेकिन कंट्रोवर्सीज तब हुई जब ओशो ने फिजिकल प्लेजर को इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए जरूरी माना और इसी बात ने लोगों को उनकी ओर आकर्षित किया। ओशोज बोल्ड व्यूज, 1960s कंट्रोवर्सीज। दोस्तों, 1969 में एक भाषण के दौरान ओशो ने समाजवाद, पूंजीवाद और धर्म पर विचार रखे, जिसने आगे चलकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी को जन्म दिया। उनका मानना था कि समाजवाद पूंजीवाद को फॉलो करता है, इसलिए भारत को समाजवाद की ओर झुकाव रखते हुए कैपिटल क्रिएशन पर ध्यान देना चाहिए। भारत के लिए कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट को पूरी तरह छोड़ देना सही नहीं है। गांधी जी को उन्होंने गरीबों की पूजा करने वाला बताया था। इसके साथ ही ओशो ने ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को भी क्रिटिसाइज किया। फिजिकल प्लेजर एक विचार के रूप में स्वीकार हो, इसकी भी उन्होंने वकालत की। इन्हीं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के कारण उन्हें भारतीय समाज के खतरे के रूप में देखा गया। 1969 में सेकेंड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने ट्रेडिशनल बिलीफ्स को चुनौती देकर विवाद खड़ा कर दिया और कहा कि सच्चा धर्म जीवन का आनंद लेना सिखाता है। ओशोज मुंबई टू पुणे मूव, 1971 to 1981। दोस्तों, इसके बाद ओशो 1970 में जबलपुर से मुंबई आ गए और अपने शिष्यों को दीक्षा दी। इन्हीं शिष्यों को नियो सन्यासिन्स कहा गया। साथ ही ओशो ने डायनेमिक मेडिटेशन की शुरुआत भी की, जिसमें तेज सांस लेते हुए म्यूजिक पर डांस करना होता था। 1971 में ओशो ने अपने नाम के साथ भगवान शब्द जोड़ लिया, जिसके बाद उन्हें भगवान श्री रजनीश के नाम से जाने जाने लगा। 1974 में हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण ओशो पुणे चले गए, जहां उन्होंने एक आश्रम बनाया। पुणे आश्रम का निर्माण मेडिटेशन, हीलिंग और कम्युनिटी लाइफ जीने के लिए किया गया था। दोस्तों, 1974 से 1981 तक
ओशो का पुणे आश्रम कई विवादों के बावजूद लगातार बढ़ता रहा। हर साल दुनिया भर से करीब 30,000 लोग यहाँ पर आते थे। आरोप ये लगते थे कि आश्रम में खुलेआम ड्रग्स और फिजिकल रिलेशनशिप को बढ़ावा दिया जाता था। जल्द ही यह आश्रम सस्पिशियस एक्टिविटीज के कारण विवादों में आ गया और केंद्र की जनता पार्टी सरकार ने इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। आश्रम को दी गई टैक्स छूट वापस ले ली गई और उसे $5 मिलियन भरने को कहा। यूनाइटेड स्टेट्स एंड ओरेगन कम्यून 1981 to 1985। दोस्तों, साल 1981 तक एक तरफ भारत में ओशो के आश्रम पर सरकार की पकड़ मजबूत होती जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज में ओशो की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ती जा रही थी। इसी समय अपने एक्सपेंशन के लिए ओशो ने भारत से बाहर का रुख किया और अपनी सचिव मां आनंदशीला की मदद से अमेरिका के ओरेगन में एक बड़ा कम्यून बनाया। इस कम्यून को रजनीशपुरम नाम दिया गया। ये कम्यून लगभग 64,229 एकड़ में फैला था, जो लगभग 260 स्क्वायर किलोमीटर होता है। कम्यून की स्थापना 1980 की शुरुआत में हुई थी। दोस्तों, इस आश्रम में जो हुआ उसने अमेरिकी सरकार को हिलाकर रख दिया। अमेरिका में लोग अलग अलग कारणों से ओशो से नाराज हो गए। ओरेगन में ओशो के कम्यून में ऐसे काम हुए जो सामान्य नहीं थे। स्थानीय लोगों और सरकार ने चिंता जताई कि कम्यून में लैंड का मिसयूज हुआ है। कम्यून के अंदर ओशो की सेक्रेटरी शीला जैसे लोगों ने सैल्मोनेला बैक्टीरिया का उपयोग करके बायो टेरर अटैक जैसे बुरे काम किए। इस हमले से ओरेगन में लोकल इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश की गई। इस योजना के अनुसार पोटेंशियल वोटर्स को बीमार किया जाना था जो ओशो को सपोर्ट नहीं करते थे। सैल्मोनेला कंटामिनेशन के कारण 751 लोग बीमार हो गए। इसी हमले को यूएस में बायो टेररिज्म का पहला कन्फर्म्ड एग्जाम्पल माना गया था। इतना ही नहीं, प्राकृतिक आपदा पर झूठी भविष्यवाणी करने के आरोप भी ओशो पर लगे हुए हैं। इन आरोपों पर ओशो ने कहा कि उन्हें अपने कम्यून में हो रही सस्पिशियस एक्टिविटीज की जानकारी थी ही नहीं। उन्होंने शीला और उसके सहयोगियों पर फांसीवादियों का गिरोह होने का आरोप लगाया और खुद को उनसे दूर कर लिया। बाद में अमेरिकी अधिकारियों की जांच में ये कन्फर्म भी हो गया और शीला सहित कई दूसरे लोगों को बायो टेरर हमले और रजनीशपुरम कम्यून से जुड़ी उन सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज के रोल में दोषी ठहराया गया। रिटर्न टू इंडिया 1985 to 1990। अमेरिका में इतने बवाल के बाद ओशो ने दूसरे देश में कम्यून स्थापित करने का सोचा, लेकिन उन्हें वीजा नहीं मिला। जानकारी के अनुसार कुल 21 देशों ने ओशो को प्रवेश देने से मना कर दिया था। इसके बाद ओशो कुछ समय के लिए मनाली में रुके और दक्षिण प्रशांत महासागर में एक एटोल यानी आइलैंड खरीदने पर भी विचार किया, लेकिन वीजा समस्याओं के कारण वो ऐसा करने में असफल रहे। फिर काठमांडू, ग्रीस के क्रेते द्वीप और दूसरे लोकेशन का दौरा करने के बाद 1986 में वो भारत लौटे। फिर 1987 में ओशो पुणे आश्रम गए और लेक्चर देने लगे। यहाँ ओशो की हेल्थ धीरे धीरे बिगड़ती गई और 1990 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके फॉलोअर्स ने इस मौत पर संदेह जताया। अपनी मौत से कुछ समय पहले ही फरवरी 1990 में ओशो ने घोषणा की थी कि वो अब भगवान श्री रजनीश कहलाना नहीं चाहते और उन्हें ओशो रजनीश के नाम से जाना जाए। बाद में सितंबर 1990 में ही उन्होंने अपना नाम और छोटा करके सिर्फ ओशो रख लिया। दोस्तों, ओशो के जन्म से लेकर एक अवेकन इंडिविजुअल बनने और पुणे सहित अमेरिका के ओरेगन में कम्यून स्थापित करने तक की कहानी बहुत दिलचस्प है। हालांकि ओशो की आइडियोलॉजी भारतीय परंपरा और सिद्धांतों से नहीं मिलती, लेकिन फिर भी आज इंटरनेट पर लाखों लोग उन्हें सुनते हैं। दोस्तों, अगर आपको ओशो का यह वीडियो रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को ये शेयर भी कीजिए। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।